आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस का हाई स्कूल का जो करिकुलम है उसमें किस तरह से बॉटनी का जो प्रश्न पत्र बनता है यानी क्वेश्चन पेपर बनता है, किस तरह से किन बातों को ध्यान में रख के उस पूरे प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगी। पिछली बार मैंने दरअसल ये जो प्रश्न पत्र का जो निर्माण होता है, इसका जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसमें दो तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है कि पहला जो शुरुआत हो वो बहुत ही सामान्य तरह के शब्दों का या सामान्य प्रश्नों का चुनाव हो, फिर उसके बाद में सामान्य से जटिल की ओर यानी कि कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ना होता है। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को सामान्य वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया था कि सामान्य बातों का किस तरह से जो पेड़ पौधों की आकृति है उसका प्रारूप है, किस तरह से उनका निर्माण हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई इन पेड़ पौधों की या इनका अस्तित्व कहाँ से आया, वायरस के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टडी ऑफ बॉटनी जिसे बोलते हैं कि किस तरह से बॉटनी के अंतर्गत जो जटिल प्रक्रियाओं का निर्माण है उन बातों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स स्टडी ऑफ बॉटनी, दरअसल ये सेक्शन सेकंड है। फर्स्ट सेक्शन में मैंने सबको जनरल स्टडी ऑफ बॉटनी बताया था और इसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही जो जटिल होती हैं, पेड़ पौधों की जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में बताना। सबसे पहले प्रारूप अध्ययन यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी। तो शुरुआत सबसे पहले कहते हैं सामान्य पुष्पी पादप यानी कि सरसों का पौधा। सरसों का पौधे का सबसे ज़्यादा अध्ययन इसलिए होता है क्योंकि ये एक तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है, दूसरा जो इसके स्ट्रक्चर का निर्माण होता है छात्रों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी के आगे मैं बात करती हूँ कि जीवन की अवधि यानी सरसों का पौधा 6 मंथ का होता है यानी कि ये वार्षिक होता है, साल में एक ही बार होता है। इसका आकार और उसका स्वभाव क्या है, इसकी कितना लंबाई होती है, कितना ये बढ़ता है, इसका यानी किस हैबिट में पाया जाता है, ये इस बातों का ध्यान में रखना। दूसरा ये कि पोषण विधि के आधार पर विभिन्न प्रकार के पौधे, सभी में पोषक विधि के आधार पर बहुत सारे, कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा पोषक तत्व उसमें होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी या कम खाद पानी में भी आसानी से ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको खाद पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उसके आधार पर ग्रो करते हैं। तो इन पौधों को भी शामिल करना कि पोषक विधि के आधार पर पेड़ पौधों में विभिन्नताएं। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के आधार पे कि पेड़ पौधों के प्रकार क्या होते हैं, एक बीजपत्री तथा दो बीजपत्री भी पौधों में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है या ये कहें कि हाई स्कूल से लेकर आप जितना भी आगे स्टडी करोगे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत शुरुआत हमेशा इसी से होती है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर क्या होता है यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिन पेड़ जैसे कि अगर एक बीजपत्री की तो जिनमें एक सीड का निर्माण होता है, जैसे कि मूंगफली हो गया, चना हो गया, ये सब दो बीजपत्री हैं। इसी आधार पे अगर एक बीजपत्री के पौधे बात करें तो किस पौधे में एक बीज होता है, किस पौधे में दो बीज होते हैं, तो उसी के आधार पे मोनोकॉट और डाइकॉट का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इसमें कि जड़ों के बारे में कि इसकी सक्रियताएं क्या होती है, कब ये जड़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कब इसकी आकृति क्या होती है, विभिन्न प्रकार की जड़ क्या होती है, जड़ों के कार्य क्या होते हैं। जड़ दरअसल जड़ पौधों पूरे पौधों में पानी का जो संचार होता है वो जड़ों के द्वारा ही होता है। जड़ ही पानी भूमि से पानी को ग्रहण करते हैं फिर उसके बाद पूरे पौधे तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें स्थिरीकरण, जड़ स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन, किसी भी पौधे को फिक्स करना जड़ों का ही कार्य रहता है। जड़ ही क्या करते हैं, सॉइल को टाइटली पकड़े रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, इसीलिए पूरा पौधा उस जड़ों के आधार पर ही खड़ा होता है। ठीक है, अवशोषक यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्बेशन, जितने भी पोषक तत्व होते हैं पेड़ पौधों में इन जड़ों के द्वारा ही अंदर जाते हैं क्योंकि जो पानी में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं वो जड़ अवशोषित करते हैं और पूरे पौधों में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है चालन, संचयन। आपको पता है संचयन इसको स्टोरेज कहते हैं या कायिक जनन। स्टोरेज क्या, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़ ही एक भोजन के रूप में शामिल किया जाता है, शकरकंद हो गया, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जड़ें हैं जो भोजन के तौर पे उनको यूज़ किया जाता है। कायिक प्रवर्धन यानी कि उसी पौधे के एक ही भाग से दूसरे पौधे का निर्माण करना कायिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं।
जड़ों की प्राथमिक कोशिकाओं की संरचना। जड़ों की संरचना क्या थी? जड़ की जो दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रारंभिक जड़ और द्वितीयक जड़, या फिर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। जो शुरुआत में जब पौधा से स्टार्ट होता है ग्रो करना, तो वो जो रूट्स होती हैं वो प्राइमरी रूट्स होती हैं, लेकिन प्राइमरी रूट्स के बाद में फिर सेकेंडरी रूट्स आती हैं जो प्लांट को जमीन में तेजी से जकड़े रखती है और उसको स्टेबल करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ स्तंभ यानी कि स्टेम। स्टेम का क्या क्या होता है? कुछ ऐसी स्टेम होती है जो एरियल होती है, सब एरियल। एरियल यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पुदीने की रूट्स अगर मैं बात करूँ, पुदीना तो सभी जानते हैं क्या होता है। तो जब आप उसके पुदीने की जो स्टेम होती काटते हैं तो उसमें एक बीच में आप लोगों ने देखा स्पेस होता है, एयर होता है, जिसे एरियल कहते हैं। जैसे कि मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये तो उसका पार्ट्स हो गया रूट्स का, फिर ये आता है, फिर इसके पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ पे लीफ होती है, ये लीफ, ये जो पार्ट्स होता है आप लोगों ने देखा तो ये एरियल्स होता है। इस तरह से इसमें स्पेस होता है, एरियल यानी कि वायवी होता है। इसमें ये पानी को तेजी से एब्जॉर्ब करती है, इसी को एरियल कहते हैं। सब एरियल यानी कि बीच बीच में अवकाश होना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इसी के आधार पर, तो तने का क्या कार्य होता है, भूमिगत स्तंभ क्या होते हैं, शीर्ष तथा कक्षीय कलिकाएं क्या होती हैं, पत्तियों तथा पुष्पों का धारण करना क्या होता है। ये जो स्टेम होते हैं यही पत्तियों और पुष्प का भी धारण करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं खाद्य पदार्थ और पानी का संचयन करना। बहुत से ऐसे स्टेम भी होते हैं, आप लोगों ने आलू को सुना होगा, एक तरह का ये तना ही होता है जो भोजन और पानी दोनों को स्टोर करता है। तो तने की प्रारंभिक कोशिकाएं क्या होती हैं, इसी के आधार पे सभी चीज का निर्माण होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, प्रश्नों को शामिल किया जाता है। अब मैं आगे बात करती हूँ पुष्प की। पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अक्सर पुष्प से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रखे भी जाते हैं, प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि इसका विस्तृत, पुष्प का विस्तृत अध्ययन कीजिए। पुष्प क्रम के प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट होता है पुष्प क्रम के प्रकार। पुष्प क्रम के प्रकार, ये हाई स्कूल ही नहीं बल्कि आप आगे जब भी पढ़ेंगे तो इसका बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुष्प क्रम के प्रकार क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस तरह से बीजान्यास या प्लेसेंटा का निर्माण होना, इसकी आकृति संरचना क्या होता है, परागण क्या होता है, स्वपरागण तथा परपरागण क्या होता है। स्वपरागण जितने भी परागण होते हैं पेड़ पौधे पुष्पों में, दो के आधार पर होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक स्वपरागण और एक होता है परपरागण। दरअसल इसमें क्या होता है कि जो स्वपरागण पेड़ पौधे खुद से, जो पुष्प होते हैं खुद से इसका परागण होता है, और जो परपरागण होता है वो किसी न किसी होस्ट पे या किसी न किसी चीज़ पे निर्भर होते हैं, उसके आधार पर होता है। नेक्स्ट अगर आगे है तो इसके आधार पे इनमें निषेचन किस तरह से होता है, कृत्रिम परागण इसका क्या होता है, बीज का बनना, ये सारी चीज़ें पुष्प में पूरी तरह से समाहित थे। पुष्प बहुत ही विस्तृत है, अगर मैं इसके बारे में वर्णन करूँ तो शायद पूरा एक चैप्टर या एक पूरा वीडियो उसमें निकल जाए। नेक्स्ट अगर आगे बात करती हूँ कि पत्ती क्या होती है, पत्ती का बाह्य लक्षण क्या होता है, सरल और संयुक्त पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियों के रूपांतरण, पर्ण विन्यास, पत्ती के कार्य क्या होते हैं, पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि फोटोसिंथेसिस इन लीफ के द्वारा ही होता है, यानी जो भोजन का निर्माण होता है क्लोरोफिल इसी पत्तियों में ही होता है, भोजन का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं इनके द्वारा ही होता है। हरित लवक की संरचना पत्तियों में ही होती है और इनके कार्य क्या होते हैं, रंध्र क्या होता है, और ये सब श्वसन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पत्तियों की कोशिकाएं, संरचना, परागण विज्ञान, ये बहुत ज़्यादा पुष्प, पत्ती और बीज ये एक साथ ही हमेशा लिए जाते हैं और ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पत्तियों में तो आपको होता है कि क्लोरोफिल, स्ट्रोमा, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीज़ें एक साथ ही होती है और इसी के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। अगर आगे मैं बात करती हूँ इसी में कि बीज क्या होते हैं। बीज एक भ्रूणीय पादप है, यानी कि बीज एक तरह का एम्ब्रियो होता है जिससे एक नए पौधे का विकास होता है।
जैसे कि सेम, चना, इन सब के मक्के के दाने की आकृति संरचनाओं के विशेष संदर्भ में बीज का अध्ययन। मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में बताया था कि अगर मोनोकॉट की मैं बात करूँ यहाँ पे तो मक्के का एग्जाम्पल हो सकता है। डाइकॉट की बात करूँ जिनमें दो बीज एक साथ होंगे, जैसे कि चने का एग्जाम्पल मैं ले लूँ, एक पूरी फली होती है, या फिर मूंगफली का एग्जाम्पल ले लूँ, एक पूरी फली में कई सारे बीज होते हैं। मोनोकॉट की बात करूँ तो यहाँ पे एक ही बीज है, जैसे कि मक्का होता तो पूरा का पूरा एक वो है, लेकिन एक बीज का ही निर्माण होता है। तो इस तरह से मोनोकॉट क्या होते हैं, डाइकॉट क्या होता है, ये इस तरह से। अगर इसी की आगे बात करूँ तो मोनोकॉट और डाइकॉट में अंतर क्या होता है, अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, बीजों के आर्थिक महत्व क्या होते हैं। अब मैं बात करते हैं यहाँ पे कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान, ये वो आर्थिक वनस्पति विज्ञान है जिनके आधार पे इकोनॉमिक हमें हेल्प मिलती है। जैसे कि मानव जाति के लिए पौधों की सहयोगिता, बहुत सारे ऐसे, सबसे ज़्यादा तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान में मानव जाति के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग, कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो फर्नीचर के काम आते हैं। पेड़ पौधों से हमें भोजन मिलता है, आवास मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, इनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो औषधियाँ मिलती है जो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ पेय पदार्थ, ईंधन, वस्त्र, औषधियाँ, ये सभी मिलती है। जीवाणु एवं कवकों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन हो जाता है, यानी कि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो खराब पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं उन चीज़ों का अपमार्जन कर देते हैं। जैसे कि ये नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इसमें कि रोग उत्पन्न करने वाले बहुत से ऐसे पौधे हैं जो रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जीवाणु और कवक, हैजा, प्लेग, ये सभी चीज़ें, टीबी, कॉलेरा, ये सब चीज़ें इन्हीं के ज़रिए ही हो जाता है। वायरस क्या है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, मम्स, खसरा, चेचक, पोलियो, रेबीज, ये सारी चीज़ें वायरस के ज़रिए ही फैलती हैं। पौधों में परजीवी, कवक, स्मट, रस्ट, केवल हानिकारक सक्रियताएं, मृतजीवी, कवक, जीवाणु, कुछ ऐसे विशिष्ट वायरस रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस पेड़ पौधों, मनुष्य, जीव जंतु सभी के लिए ही बहुत ही हानिकारक है। पेड़ पौधों में कई तरह के ऐसे रोग उत्पन्न कर देते हैं जिससे कि पूरा का पूरी फसल नष्ट हो जाती है या पूरा का पूरा पेड़ पौधा नष्ट हो जाता है। अगर इसी तरह से मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही लाभदायक भी होते हैं। अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देखूँ, जो दूध से दही बनने का प्रोसेस है, तो जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूध से दही को जो जमाना होता है वो वही बैक्टीरिया जाता है, जो कि गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज आप लोगों को मैंने विशिष्ट बॉटनी के बारे में बताया, या कि वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया कि पेड़ पौधों को किस तरह से शामिल किया जाता है, किस तरह से इनके अध्ययन को शामिल किया जाए। जैसे कि किसके आधार पर पूरे प्रश्न पत्र का निर्माण होता है, तो सामान्य पुष्प से शामिल किया जाता है। सबसे पहले पुष्पी पादप क्या है, सरसों के पौधे के बारे में, जीवन चक्र के बारे में, इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के पौधे, एक बीज पत्री तथा द्विबीज पत्री पौधों में अंतर। जड़ों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जड़, इसकी सक्रियताएं क्या हैं, जड़ों की आकृति कैसे होती है, विभिन्न प्रकार की जड़ें, जड़ों के कार्य, स्थिरीकरण, अवशोषक, चालन, संचयन मीन्स स्टोरेज, बहुत से ऐसे जड़ें होती है ना जो भोजन के रूप में भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि शकरकंद होती है, एक तरह के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कायिक जनन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इसी के आधार पे होती है। स्टेम की बात करूँ, यानी स्तंभ या स्टेम तो इसकी सक्रियताएं क्या है, इसके रूप क्या हैं, एरियल, सब एरियल, इस तरह के स्टेम होती हैं। तथा भूमिगत जड़, बहुत से ऐसे तने होते हैं जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं, बहुत से ऐसे तने होते हैं जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। अगर भूमि के नीचे तने की बात करूं तो जो आलू होता है, आप सब जानते होंगे, आलू एक तरह का तना ही है, स्टेम ही है, जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूँ इसी के आधार पे कि शीर्षित कलिकाएं क्या होती, तने के कार्य क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे तने जो पेड़ पौधों में भोजन का भी संचयन करते हैं, और कुछ ऐसे तने जो पेड़ पौधों में भोजन का आदान प्रदान करते हैं, फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है, पत्तियों तथा पुष्पों को धारण करना किस तरह से होता है, चालन, स्थानांतरण क्या होता है। पुष्प की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पुष्प का विस्तृत अध्ययन, इस तरह के प्रश्नों को पुष्प को शामिल किया जाता है कि परागण, स्वपरागण, पुष्प के प्रकार, पुष्पक्रम के प्रकार, तने का प्राथमिक स्तर, ये सभी चीजें, निषेचन, कृत्रिम परागण, बीज का बनना, ये सभी चीजें पुष्पों के आधार पर शामिल किया जाता है। अब बीज की बात करूँ तो एक भ्रूणीय पादप क्या होता है, सेम, चना, मक्के के दाने, आकृति संरचना, इसके अध्ययन
क्वेश्चन, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में अंतर, आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या होता है, वायरस, रोग उत्पन्न करने। तो इस तरह से किस तरह से जटिल में भी एक नियम रूल्स को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रश्न पत्र का निर्माण किया था, यानी कि सामान्य से जटिल। ये मैंने 2 पार्ट्स में बताया, लेकिन जब भी प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है तो सामान्य प्रश्नों से शुरुआत करके जटिल तक पहुंचते हैं। एक प्रश्न पत्र में ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन 12-13 क्वेश्चन में ये ध्यान में रखा जाता है कि शुरुआत हमेशा एक इजी प्रश्न से स्टार्ट करके एंड प्रश्न पत्र में हमेशा एक टफ क्वेश्चन के साथ रखा जाता है, ताकि बैलेंस पूरा रहे और छात्र को जितना भी उसमें पढ़ा है वो सारी चीज़ें उसमें सफिशिएंट मात्रा में हो। तो आई होप आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा कि हाई स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। थैंक यू।